नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज आपको उस सवाल का जवाब चाहिए, कौन आपके शहर का महापौर बनेगा, नगर पालिका में किसकी जीत होगी, पंचायत में किसकी जीत होगी। और इस जीत के साथ वो घड़ी शुरू हो गई है जहां हमारी महाकवरेज अब शुरू हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब से 1 घंटे बाद यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 9 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी और उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम खोल दिए जाएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दिव्यांश, क्योंकि आज दर्शकों को यह पता चलने वाला है कि शहर में राज तिलक किसका। बिल्कुल, और यह भी कहा जाता है कि जब शहर के विकास की बात आती है, गली मोहल्ले की बात होती है, तो राज्य सरकार के अपने काम हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो काम होते हैं उसके लिए हमें क्षेत्रीय नेताओं के पास जाना जाता है, क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाना होता है। इस लिहाज से जनता ने जिसके नाम पर मोहर लगाई है और आपने जिस पर विश्वास जताया है, उनका नाम आज सामने आ जाएगा जब 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। वोटिंग आपने की, अब बारी काउंटिंग की है, और इसी काउंटिंग को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों के बीच हर वो खबर सबसे पहले पहुंचाएगा जिसका सरोकार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से है। तो बिल्कुल, आपको कहीं नहीं जाना है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको अपने क्षेत्र का नतीजा बताएगा। ग्राफिक्स के जरिए एक एक पार्षद की हम जानकारी आपको देंगे, एक एक जगह की जानकारी देंगे। नगर पंचायत में कौन जीत रहा है, नगर पालिका में किसका पलड़ा शुरुआती दौर में भारी दिखाई दे रहा है, मेयर कौन होगा आपके क्षेत्र का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कब्जा है सभी 10 नगर निगमों पर। लेकिन इस बार जो स्थिति है बेहद रोचक है, बेहद रोमांचक ये चुनाव रहा है। और हमने पूरे जो प्रचार प्रसार रहा है उसमें भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर दी गई है। हालांकि कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसी का नगर निगम में भी कब्जा होता है, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आने जा रहे हैं और इन नतीजों को लेकर हम हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अपडेट के मायने इस लिहाज से हो जाते हैं कि जब काउंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होती है, फिर ईवीएम की बारी आती है। जरा आंकड़े देख लीजिए, एक बार फिर से इन आंकड़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकों का आज रिजल्ट आने जा रहा है। 114 नगर पंचायतों के भी चुनावी नतीजे आएंगे। ग्राउंड पर हमारी टीम लगातार मौजूद है, जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। हाल ही में कांग्रेस जिन बदलावों के दौर से गुजर रही है, हाल ही में जिस तरह से बीजेपी जीत के रथ पर लगातार सवार है, आज की जीत एक बड़ा टॉनिक देगी। जो भी आगे रहेगा, जिसका पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, आप हमारी स्क्रीन को भी आज समझ लीजिए। सबसे ऊपर नगर निगम के नतीजे हम आपको बताएंगे कि 10 नगर निगम हैं। बीजेपी के पक्ष में कितने जाते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में कितने और अदर्स के खाते में इतने, क्योंकि निर्दलीय भी काफी सारे इस मैदान में हैं। मेयर सीट की जंग किस किस के बीच में है, ये हम आपको साइड ग्राफिक्स में हम आपको दिखाएंगे। नगर पालिका के चुनाव के लिए कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, वो भी आप देख लीजिए। ध्यान रखिए आप स्क्रीन पर, क्योंकि आपका क्षेत्र आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं किसको आपने वोट दिया है, लेकिन आज जीतेगा कौन, उसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर ध्यान रखना होगा। तो हमने पूरी तरह से सजाया है स्क्रीन को आज, क्योंकि आज विशेष दिन है। आज जो फैसला आपने ईवीएम में कैद किया है वो आज सामने आने वाला है, इसीलिए से विशेष तैयारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देगा। ये हम आपको काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है क्योंकि महज 1 घंटा बचा है और यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच गए हैं, एजेंट्स हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है लगातार। और सबसे पहले डाक मतपत्र खुलेंगे, उसके लिए सभी को अब इंतजार है। ये अलग अलग जगह के काउंटिंग सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर टेबल्स तैयार की गई हैं, क्योंकि इस बार अलग हैं चीजें। इस बार मेयर का चुनाव ईवीएम से हुआ है, इस बार पार्षद मेयर को नहीं चुनेंगे, इसीलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार मेयर कौन होगा आपके नगर निगम का।
बिल्कुल मनु, आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, पहले जो सिस्टम था वो अलग था, इस बार सिस्टम अलग है। जनता के हाथ में चाबी थी और जनता ने चाबी घुमा दी है। नतीजे ईवीएम में कैद हैं और जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जीत किसकी होगी जनता के सामने रुख तय हो जाएगा। रास्ता जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाएगा और जनता लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जिसको आपने वोट दिया है वो जीता, वो हारा, कौन कितने नंबर से आगे चल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको 9 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें देखिए, जानकारी होनी चाहिए कि जो काउंटिंग सेंटर होते हैं वहां पर काउंटिंग से पहले कैसी गहमा गहमी होती है, किस तरह की तैयारियां होती हैं। सुरक्षा की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, गाइडलाइंस की बात की जाए, ये देखिए मुस्तैदी लगातार यहां पर देखने को मिल रही है, तैनाती भी है और इन तैनातियों के बीच हमारी ग्राउंड टीम भी मौके पर रहते हुए पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इस वादे के साथ ये महा कवरेज लगातार हमारी जारी है। मनु, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, क्यों ना हम चर्चा करें, क्योंकि अब रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी कई बातें आज शुरू होंगी। तो बिल्कुल मेहमानों का परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवि जी हमारे साथ है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तौकीर रजा जी हमारे साथ हैं। मैं तौकीर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 10 के 10 नगर निगमों पर इस बार आपका कब्जा होने वाला है। क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार और जय जोहार। आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम लोग सारे 10 शहर की जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, उस 10 नगर निगम के चुनाव में हम बिल्कुल सत्ता हासिल करने जा रहे हैं। ये इसका कारण यह है कि माननीय सूर्यदेव साय जी की सरकार ने जो वादे किए थे उसे अब अक्षरशः लगभग 80% पूरा कर दिया है, और जो गारंटी मोदी जी की दी थी उसको भी पूरा कर दिया, और हमने जो घोषणा पत्र दिया उसको भी जनता ने बिल्कुल सराहा है और सर आंखों उठाया है, क्योंकि हमने जनता से पूछ के सारी चीजें की और जनता के बीच में जाकर तत्काल जो है सारी समस्या जो उनकी निराकरण की थी, चाहे वो नाली हो, रोड हो, सफाई हो, मच्छरों की समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी शहरों में, उसके साथ साथ लाइट है उसकी समस्या थी, तो जल जो है उसकी समस्या थी, नलों की। तो ये सारी समस्याओं के लिए हमने एक प्लान बनाया है और हमने ये चाहा है कि हम वादे करेंगे उसको पूरा करेंगे, और हमने अभी तक जितने भी वादे किए हैं हम उसे अक्षरशः पूरा किए। इसी कारण से यही वजह रही कि जनता ने हमें विधानसभा में भी चुना और लोकसभा में चुना और अभी उपचुनाव में भी दक्षिण के भी हमें चुना, और उसके बाद अब जो है नगरीय निकाय के चुनाव में 10 की 10 हम सीट पूरी जीतने जा रहे हैं। आंकड़ा 10 में से कितने? जी 10 में से 10 जीत रहे हैं, किसी में कोई कम बेशी की बात नहीं है। बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि 10 में से 10 जीतेंगे, पूरी के पूरी। अब जरा कांग्रेस के दावों को भी परख लेते हैं। रवि जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जरा तार्किक कसौटी पर अगर हम बात की जाए तो कौन कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर आप जीत के दावे करेंगे? ये तो हर उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी से हो, देखिए जीत का दावा करता है कि हम ही जीतेंगे, सामने वाला हारेगा, लेकिन जरा तार्किक कसौटी पर उन तर्कों को पेश कीजिए और बताइए जनता को क्यों आप ये दावा करेंगे कि आप जीत आपकी होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप पिछले 15 वर्षों से इतिहास देखेंगे, अगर नगर निगम का पूरे प्रदेश भर में जहां जहां नगर निगम है या नगरीय निकाय है, पार्षद जीत के आ रहे हैं या महापौर की बात करें, तो जनता का शुरू से विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति रहा है, और उसका कारण यह है कि हमारे जितने भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, वो सब जनता से सीधे संवाद में जुड़े हुए हैं। उनकी रोजमर्रा की जो चीजें होती है, कभी किसी को राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, या किसी को निराश्रित पेंशन कार्ड बनाना है, या किसी के घर में सफाई की समस्या है, किसी के आसपास में कोई नल की समस्या है, पानी की समस्या है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सारे नेता शुरू से उनके बीच में रहे हैं। इसी का कारण रहा है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है, और उसी विश्वास के साथ हम इस बार वापस से चुनाव मैदान पर आए थे। और जनता के बीच में जब हमारे लोग गए तो हमारे लोगों को यह फीडबैक दिया गया जनता ने कि आप लोगों को आखिरी 10 दिन में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भी अगर आप देखेंगे जो आप लोगों ने काम किया है उसके दम पर जनता आपके साथ है। यह फीडबैक हमारे कार्यकर्ताओं को मिला। और जहां तक के महापौर विधानसभा में फिर स्थिति अलग हो गई तो थी। आप देख लीजिए, आपने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो आपने काम किया उसके आधार पर जनता आपका साथ दे रही है, लेकिन विधानसभा में तो ऐसा नहीं हुआ ना।
और आप दावा कर रहे हैं निकाय मैं में। आपकी इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में हमारे साथ वैसी परिस्थिति नहीं रही, लेकिन विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आप दोनों मुद्दों को क्लब नहीं कर सकते। यहाँ मुख्यमंत्री चुनने की बात नहीं है, या यहाँ पर कौन मंत्री रहेगा उसकी बात नहीं है, यहाँ पे शहर के विकास की बात होती है। और शहर के विकास की जब बात आती है तो जनता एक अलग तरीके से चीजों को देखती है। ठीक है, ठीक है। अजय चंद्राकर जी किस तरीके से काम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम पिछले 5 वर्ष के हिसाब से ही जा रहे हैं। जी ठीक है रवि जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय चंद्राकर जी, आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं ये भी बताइएगा, और फिर हम एक एक करके एक एक नगर निगम पर बात करेंगे कि कहां किसकी स्थिति क्यों मजबूत नजर आती है। ओवरऑल आप समझाइएगा पहले। बिल्कुल, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो यह है कि यह चुनाव कम समयावधि का चुनाव था, और कम समयावधि का चुनाव होने के कारण पर्टिकुलर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को और निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता के साथ कम्युनिकेट होने के लिए कम अवसर मिला। दूसरी बात थी, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी हों, कई प्रत्याशी ऐसे नजर आए जो संसाधन के दृष्टिकोण से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, जिसका काफी इम्पैक्ट पड़ा। तीसरी बात है, जो मतदाता सूची चुनाव आयोग रिवाइज की, वो जो रिवीजन हुआ था उसमें त्रुटियां थीं, जिसके कारण से जो वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग देखे उसमें कमियां आई। रही बात, आप नगर निगम की बात की है, एक एक नगर निगम को भी ले लेते हैं। पहले राजधानी से प्रारंभ करते हैं। नहीं अजय जी, फिर वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, वो हम एक एक करके करेंगे, लेकिन एक कमेंट आप इस पर कर दीजिएगा कि जिसकी सरकार क्या उसका ही निकाय पर कब्जा, ये जो धारणा है, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ, कांग्रेस पार्टी का 10 सीटों पर कब्जा था, 10 निकायों पर। अब बिल्कुल वो जो राजनीतिक पर्यावरण था उस समय 2500 रुपए क्विंटल की बात थी, और दूसरी बात थी कि जो नगर निगम टैक्स लगाती है उसमें छूट की बात थी, जिसके कारण से कांग्रेस को सफलता बड़े पैमाने पर मिली थी। लेकिन इस समय बीजेपी के लिए यह है कि इसको महतारी वंदन योजना जो है वह महिलाओं में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहा है। आपने कहा कि महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, रमन सिंह जी के भी रहेगा। और रायपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 महिलाएं मैदान में हैं। दिव्यांश जी, और ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेते हैं। स्टूडियो पे बात कर रहे हैं अगर मेहमानों से, तो जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। राजेश और सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड से। राजेश, रायपुर की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, अब जब काउंटिंग शुरू होगी पता चलेगा, लेकिन जरा माहौल बताइए, माहौल कैसा है कांग्रेस खेमे में, बीजेपी खेमे में? उत्सुकता है, बेचैनी है, टेंशन है, क्या लग रहा है? आप नब्ज टटोल पा रहे हैं? वहां पर क्या दिख रहा है? राजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई तकनीकी दिक्कत है? चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। संपर्क टूट गया लगता है। सतीश, जरा आप ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? मतगणना लगभग 8 तो हो गया है। ईवीएम मशीनें जो है स्ट्रांग रूम से निकाल ली गई है और टेबल में जो है लगा ली गई है, और ठीक 9 बजे के बाद 9 बजे से ही जो है मतगणना की स्थिति शुरू हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि मैं पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा हूँ, और प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों के जो समर्थक यहाँ पर जुटने लगे हैं, और सभी के अपने अपने जीत के दावे हैं। एक का दुक्का एक बार जो है मिठाइयाँ अपनी अपनी ओर से उन्होंने पहले से ही बांट चुके हैं, और बस उनको इंतजार है मतगणना के बाद जो है जो घोषणा होगी, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि लगातार लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर जीत किसकी होगी, आखिर शहरवासी अपना पार्षद जो है किसको चुनेंगे, अपना अध्यक्ष किसको चुनेंगे। देख पाएंगे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पे ना हो। कड़ी सुरक्षा के बाद पुलिस वाले जो है जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ जो अधिकृत लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के जो एजेंट है, उनको यहाँ से जाने दे रहे हैं। खासतौर से मोबाइल वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है बिल्कुल वर्जित है, वहाँ नहीं ले जा पाएंगे। और ठीक 9 बजे के बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है यहाँ पर। जो तस्वीर आपने दिखाई है, एक बार फिर से हम रुक करते हैं राजेश का। राजेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपनी बात जारी रखिए। हाँ राजेश, जरा ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए तैयारियों से साथ साथ जो राजनीतिक माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है वहां पर।
बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, ये देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी अभिकर्ता की लाइन है, यहाँ से उनको अंदर जाना रहता है। और दूसरी लाइन इस ओर की यदि देखेंगे तो ये लाइन काफी लंबी थी, अब चूंकि कम हो चुकी है। यहाँ कर्मचारी जो हैं वो यहाँ से, अधिकारी कर्मचारी वो यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद चूंकि समय काफी कम है, कुछ ही समय बचा हुआ है, और उसके बाद 9 बजे का वो वक्त है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती होने के बाद आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीन खोले जाएंगे और उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, जो माहौल ये देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना खासा माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और खासकर कार्यकर्ताओं में जो अभिकर्ता हैं, जो यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे अभिकर्ता हो या अभ्यर्थी हो, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और इससे पहले हमने कुछ अभिकर्ता और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी। बातचीत में ये तो स्पष्ट नजर आया कि प्रत्याशियों में खुशी है। हालांकि देखिए, जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ माहौल भी काफी अच्छा देखने को मिला है। चूंकि समय काफी कम बचा हुआ है, इस वजह से तमाम जो प्रत्याशी हैं या इसके अलावा जो अभिकर्ता हैं वो अंदर अब चूंकि पहुंच चुके हैं। फिर भी उसके बावजूद यहाँ देख सकते हैं, ये काफी लंबी लाइनें इससे कुछ देर पहले वो लगी हुई थी। लेकिन अब चूंकि समय कम है, इस वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अंदर पहुंच भी चुके हैं। देखिए, माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, खुशी है प्रत्याशियों में। कुछ प्रत्याशियों से जब हमने बातचीत की थी शुरुआती दौर में, तो उस दौरान उनका ये कहना था, अपने आप पे वो जीत को लेकर के दावा कर रहे थे और पूरी तरह से आश्वस्त थे, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो या बीजेपी के प्रत्याशी हो। हालांकि देखिए, जब नतीजे आएंगे उसके बाद स्थिति और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आपके जरिए पल-पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बताता रहेगा। राजेश और सतीश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत मैं अजय चंद्राकर जी रायपुर नगर निगम से ही करती हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है और सभी लोगों को इंतजार यही है कि उनका मेयर कौन होगा। तो क्या रायपुर में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को भारी पड़ेगी? यहां पर दोनों ही तरफ से महिला प्रत्याशी हैं, मीनल चौबे वर्सेस दीप्ति दुबे। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल में यहां पर कांग्रेस जिस तरह से सफलता हासिल करती रही 3 बार, और बीजेपी इन परिस्थितियों में अगर यहां सफलता हासिल करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी साख हो सकती है। लेकिन जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रमोद दुबे जी जो हैं, उनके हस्बैंड, वो नगर निगम की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी जो प्रत्याशी दी है, काफी एक्सपीरियंस और उनका जो जनता के साथ कनेक्टिविटी रही है, अलग अलग वार्डों में भी वो जाकर के चुनाव लड़ी हैं, सफलता हासिल की है, तो काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनाव है। लेकिन ये अब भी ख्याल रखना जरूरी है कि परिसीमन और आरक्षण के कारण दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अन्य जो एक्सपीरियंस पार्षद रहे हैं उनको कहीं पर कंपनसेट किया गया है, कहीं पर उनको टिकट नहीं मिली है। तो संगठन लेवल पर उनको अगर साथ लेने में दोनों पार्टियां सफल रही हों तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन इसमें सबसे एक बिंदु उभरती है दिव्यांश जी, वो ये है कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है पर्टिकुलर रायपुर नगर निगम में, इसका मतलब यह है कि संगठन लेवल पर या फिर बूथ लेवल पर जो एजेंट हैं वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ कम्युनिकेट करने में कुछ उदासीनता दिखा बैठे। ठीक है, मैं यहां पर आपको रोक रहा हूं। तौकीर साहब, जरा रायपुर की बात कर लेते हैं। इतिहास आपके साथ नहीं है, वर्तमान में आप जीत का दावा कर रहे हैं। दीप्ति दुबे को क्या आप कम आंक रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, इसलिए कम आंक रहे हैं कि देखिए, इन्होंने 15 वर्ष ये पूरे इस शासन में जरूर है, लेकिन 10 वर्षों का अगर इनके इतिहास देखें तो किरणमयी नायक जो इनकी महापौर रही, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि उसके कारण से जनता जरूर उससे नाराज हुई, इसी कारण से उनको बदलना पड़ा और प्रमोद दुबे को दिए। तो प्रमोद दुबे तो बोल बच्चन साबित हुए, यही प्रमोद दुबे जो दीप्ति दुबे के हस्बैंड है। और उसके बाद अब इसके बाद जो है अभी का कार्यकाल जो है जाट झबर का रहा, और जाट झबर का जो कार्यकाल रहा टोटल भ्रष्ट से भरपूर रहा, और जो है भ्रष्टाचार इतना ज्यादा रहा कि विकास जो है विनाश करते रहे, हर जगह उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। तो इसी कारण से मैं तो बोलता रहा, चुनौती भी देते रहा कि आप ऐसा है, अगर आप लोगों ने काम किया है तो आपके ठीक है, तौकीर साहब चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? एक गुजारिश कर रहा हूं अपने सभी मेहमानों से, हम चुनाव लड़के दिखाएं।
एक गुजारिश है, सभी मेहमानों से गुजारिश है, मनु हम छोटे छोटे सवाल लेंगे ताकि चर्चा वो दिलचस्प रहे। ये मेरी आपसे गुजारिश है तीनों मेहमानों से कि हम छोटा छोटे बात रखें ताकि हर किसी का बारी बारी से नंबर भी आए और सुनने में बड़ा मजा आए। मनु चर्चा बिल्कुल। और रवि जी, क्योंकि मुझे तौकीर रजा की बात का निचोड़ ये लगता है कि आप रहे महापौर के पद पर रहे 15 सालों तक, लेकिन आपने काम कुछ नहीं किया, इसलिए रायपुर की जनता बदलाव चाहती है। इस पर कमेंट कीजिए। हास्यास्पद है, हम काम नहीं किए, हम बिल्कुल भी जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे, लेकिन हम जीत रहे थे। ये बात विरोधाभास है। एक तरफ ये कह रहे हमने काम नहीं किया, हम भ्रष्टाचार किए। अगर हम भ्रष्टाचार किए होते, अगर हमने काम नहीं किया रहता, तो क्या जनता फिर से हमें चुनती? किरणमयी नायक जी महापौर बनकर के आई थी तो उन्होंने सशक्त महिला का एक उदाहरण पेश किया कि महिला भी महापौर बन सकती है, और बेहतरीन कार्य उन्होंने किए। उसके बाद प्रमोद दुबे जी महापौर बनकर के आए, और महापौर पिछले अगर आप 15 साल में अगर रायपुर की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए चौक चौराहों का कितना बढ़िया विकास हुआ है। सारे जो नाले थे उसको हमने क्लियर कर दिया। जो तालाब, बूढ़ा तालाब की अगर आप खासकर बात करें या तेलीबंधा तालाब की बात करें, जहां पर कचरा भरा हुआ रहता था, आज देखिए शहर के सबसे सुंदर जगहों में एक हो गया है। अगर आप देखिए महादेव घाट की बात करिए तो उसको आप लोग बाहर से घूमने आ रहे हैं। तो आप ये काम गिना रहे हैं, क्या जनता ने इन कामों को ध्यान में रखकर वोट किया है या नहीं? अब से कुछ देर बाद ये भी पता चल जाएगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपके लिए ये विशेष तैयारी की है। आप लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। थोड़ी देर में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू होने जा रही है। पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना और फिर ईवीएम की बारी है। आंकड़े देख लीजिए एक बार फिर से। 173 नगरीय निकायों के चुनाव नतीजे आ जाने हैं। 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका का रिजल्ट भी आ जाने जा रहा है। 114 नगर पंचायतों के चुनावी नतीजे आएंगे। वक्त 8:30 का होने जा रहा है, यानी तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त रह गया है, और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हैं वो भी हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप भी आकलन कर सके कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, छत्तीसगढ़ के जमीनी मुद्दों पर आपके बीच जो नेताओं ने जो वादे किए हैं उस पर क्या माहौल बन रहा हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में उसका क्या असर पड़ेगा। तो बिल्कुल आधे घंटे का वक्त बचा है। अब कुछ ही देर में बैलेट की मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम खुल जाएंगी, और जनता ने क्या फैसला किया है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बताएगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय चंद्राकर जी, रायपुर की बात हो गई, अब बिलासपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां का ट्रेंड कहता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार कैसा मुकाबला? बिल्कुल, यहाँ पर बिलासपुर में इस समय तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी संगठन लेवल पर वो नेतृत्व का संकट झेलती रही, जिसके कारण से वहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है कि सोशल सेक्टर पर बिलासपुर में जो प्रभाव पड़ा है, और खासतौर से जो सिटिंग पहले जो पार्षद होते थे, और वो सबसे बड़ी एक समस्या से जूझते रहे। जिनका नाम आवास में आ गया वो पब्लिक तो खुश, और जिनका नाम क्यू में है वो उनके आक्रोश का उनका सामना करना पड़ा है। इसलिए वहां वार्ड लेवल पर तो काफी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वहां पर नेतृत्व बीजेपी वहां पर एकजुटता के साथ ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज ढंग से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दी है। ठीक है तौकीर साहब, एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या बड़े नाम के आधार पर आपने ये लड़ाई लड़ी है, या क्षेत्रीय आधार पर आपने लड़ाई लड़ी है? क्षेत्रीय मुद्दों को कितना आपने बड़ा हथियार बनाया है, या फिर एक कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबरेज है कि भाई उपचुनाव हम जीते, विधानसभा हम जीते, यहां भी हम जीतेंगे? नहीं, मुद्दे थे भ्रष्टाचार, मुद्दे थे कार्य नहीं किया जाना। जो लोकल मुद्दे थे, जो नगर निगम के जो मुद्दे होते हैं, मूलभूत समस्याएं होती है,
उसका निराकरण नहीं होना। ये बताते हैं कि हमने समस्याओं का निराकरण, छोटी छोटी समस्या के जो पार्षद पास आता है, जनता आती है या मेयर के पास आती है, वो समस्या का निराकरण होना। सौंदर्यीकरण की बात करें, अभी भाई हमारे बात करें साथी प्रवक्ता कि सौंदर्यीकरण जो है अच्छे से हमने किया। सौंदर्यीकरण में जितना भ्रष्टाचार हुआ किसी में नहीं हुआ, चाहे तेलीबांधा तालाब देख लीजिए, चाहे वो बूढ़ा तालाब देख लीजिए, फाउंटेन में कितना बड़ा घोटाला हुआ, आज तक वो चालू नहीं हुआ। जयस्तंभ चौक में आज तक वो चार के चार जो एलईडी लगाया गया वो ऐसी की वैसी बंद पड़े हुए हैं। सौंदर्यीकरण की बात करें, डायवर्सन तेलीबांधा में जो डायवर्सन हुआ था सौंदर्यीकरण ग्राम से, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ ये सब जानते हैं। जलकुंभी घोटाला जो महाराजगंज तालाब में निकल कर आ रहा है, उसमें भी कई ट्रकों के नाम से बताया गया कि हमने सफाई की, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। तो ये क्षेत्रीय जो लोकल मुद्दे थे, वो जो समस्याएं थी वो निराकरण नहीं हुआ। उसके साथ साथ कई लोगों की समस्या ये थी कि ना रोड सही ढंग से बनी, नाली सही ढंग से नहीं बनी, लोगों के पास जो है जल जीवन मिशन के तहत जो जल पहुंचना था, नल पहुंचना था, वो तक नहीं पहुंचे। तो ये समस्या मूलभूत समस्याएं थी, वो नहीं पहुंचा। और आवास जो अब हमने जिसके कारण से चुनाव जो विधानसभा भी जीता, लोकसभा भी जीता, आवास का जो वादा किया था, इन्होंने आवास तो गरीबों को दिया ही नहीं, अपना राज्यांश दिया नहीं। ये तो हमारी सरकार जो है, बल्कि अच्छे 8 लाख की जगह हमने 18 साढ़े 18 लाख आवास स्वीकृत कर। प्रमोद नायक पर भरोसा है सरकार से लेके इस बार कमाल कर देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए बिलासपुर से, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से बीजेपी का नंबर है इस बार। कांग्रेस पार्टी बहुत देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज अनसर्टेन। आपको कुछ नहीं पता कब कहां क्या चीजें, परिस्थिति कैसे पलट जाती है। बिलासपुर नगर निगम की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थी उसके खिलाफ कई सारी चीजें निकल करके आई। उनके जाति प्रमाण पत्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ कि छत्तीसगढ़ का बना हुआ नहीं है, फिर वो उड़ीसा का बना हुआ है, बहुत सारी बातें निकल करके आई, कोर्ट तक के मामला गया हुआ है। और आज अगर आप वहां पे जनता के बीच में जाके देखेंगे और अगर आप बात करेंगे तो वो असमंजस में है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अगर जीत जाएंगी तो आगे चल के वो निरस्त हो जाएगा। पब्लिक में ये मैसेज है और पब्लिक ने इस बार सोच समझ करके वहां मतदान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी है वो जीत करके आ रहे हैं। विश्वास तो हर नेता को होता है और पार्टी को होता है कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हम पत्रकार हैं और इसीलिए अब सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं, राजनांदगांव की बात करते हैं जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार मैदान में है, एक तरफ वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, काफी लंबा चौड़ा अनुभव है, दूसरी तरफ एक युवा नेता है। जनता ने किस पर भरोसा जताया है? 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ यहां का जो राजनीतिक टेम्परेचर है उस पर आपकी रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, चूंकि अभी जो काउंटिंग स्थल है, मतलब मतगणना स्थल है, उसके ठीक बाहर ही मैं मौजूद हूं और ये मेरी ठीक बाईं तरफ जो है वो मतगणना स्थल है। ये बिल्डिंग जो है पीली बिल्डिंग, इसमें भी, और दाहिने तरफ मतलब कि आमने सामने की जो दोनों बिल्डिंग है वहाँ पे मतगणना का काम शुरू होगा 9 बजे से। 9 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और करीब करीब 9:30 बजे से ईवीएम से गिनती शुरू होगी। क्योंकि एक ही ईवीएम से पार्षद के भी प्रत्याशियों के लिए वोट पड़े हैं और उसी ईवीएम से महापौर के प्रत्याशियों के लिए भी वोट पड़े हैं, तो वो गिनती शुरू होगी। लेकिन वाकई में अगर राजनांदगांव की बात कहें तो यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है भी, और राजनीतिक रसूख की भी बात करें तो उसका भी प्रभाव बहुत यहाँ है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र भी है राजनांदगांव। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो मधुसूदन यादव पहले महापौर रहे, सांसद रहे, उन्हें फिर से महापौर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो उसमें डॉक्टर रमन सिंह की पसंद ही सबसे अहम थी। लेकिन उसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी कुछ हैं जो भी इस पूरे मुकाबले को, खासतौर पे मेयर के मुकाबले को राजनांदगांव में दिलचस्प बना रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने युवा एक चेहरे को मैदान में उतारा है और इसलिए कहा जा रहा है कि दिलचस्प और टक्कर वाला मुकाबला यहाँ पे होगा। हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी किशोर जी भी हैं। किशोर जी, कैसा रहने वाला है यहाँ का नतीजा, अनुमानित कैसा रहने वाला है आपको लगता है, और क्यों आपको लगता है कि यहाँ पे जो है वो राजनीतिक तौर पे दिलचस्प मुकाबला है? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह की जो सीट है, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है
और उनका जो दबदबा है यहाँ पर काफी वर्षों से बरकरार है। उनके इस गढ़ को तोड़ने में कांग्रेस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। तो ये लग रहा है कि इस चुनाव में भी उनका जो है प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मधुसूदन यादव उनकी अपनी पसंद के उम्मीदवार रहे हैं और उनके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं निखिल द्विवेदी, वो युवा हैं। हाँ, वही मेरा सवाल था, कांग्रेस के लिए क्यों प्लस हो सकता है अगर हुआ तो? जी बिल्कुल, ये एक सवाल यहाँ की जनता के बीच में भी था कि मधुसूदन यादव ही मेयर का चुनाव लड़ेंगे, वो ही सांसद बनेंगे और उनको ही फिर से मेयर के लिए टिकट दी जाएगी। तो ये जनरल सीट थी। यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार थे, उन लोगों को उम्मीद थी कि उनमें से किसी को यहाँ पर टिकट मिलेगी, लेकिन ओबीसी से मिल गया। लेकिन ओबीसी से फिर से मधुसूदन यादव को टिकट देने से उनमें थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का, जैसे कि आप जानते हैं, हर चुनाव में मैनेजमेंट बहुत ही कुशल होता है और इसी मैनेजमेंट की वजह से अब बीजेपी ऐसा लग रहा है प्लस हो सकता है। बाकी नतीजे देखते हैं अभी अब थोड़ी देर के बाद में इंतजार बिल्कुल सत्य प्रकाश। और क्या नाराजगी भारी तो नहीं पड़ गई? तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। आपके जरिए ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाता रहेगा। सतीश हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हैं। 25 मिनट का वक्त रह गया है। सतीश, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा किस तरह की हलचल है। जी बिल्कुल, मैं पहले थोड़ी देर पहले जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जो है लोगों की जो जमघट लगी उसकी तस्वीर दिखाया था। मैं अंदर हूँ, स्ट्रांग रूम के ठीक सामने हूँ। आप देख पाएंगे कि स्ट्रांग रूम से सारी ईवीएम मशीनें निकाली जा चुकी है और टेबल पर रखी जा चुकी है और थोड़ी देर बाद जो पहले डाक मत पत्रों का जो है गिनती होगी, उसके बाद फिर जो है ईवीएम मशीन खोले जाएंगे। उसके बाद से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और नतीजे भी हर एक एक टेबल के बाद जो है यहाँ से अनाउंसमेंट करना शुरू कर देंगे। आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार गण यहाँ पर बैठ जाएं और हर टेबल पे, हर राउंड पे की जो है जानकारी यहाँ पर विधिवत रूप से जो है लोगों को मिल सके। मैं कवर्धा के खास करके अगर बात बता दूं तो सीधा मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कबीरधाम जिले में ऐसे 7 नगरीय निकाय हैं, 2 नगर पालिका है और 5 जो है नगर पंचायत है जिनका जो है मतगणना होगी। फिलहाल जो है मैं कवर्धा, ठीक है सतीश, जैसे ही मतगणना शुरू होगी एक बार फिर से रुक करेंगे आपका लाइव तस्वीरों के साथ। अब जरा अपने मेहमानों का हम रुक कर लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, अगली जो सीट है उस पर मेरी सहयोगी मनु आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक सवाल मेरे जहन में आया। जो हम बातें लगातार सुन रहे हैं आजकल, नाम या काम, आपने इतने साल आपने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी की है, आपने जनता के बीच पहुंचे हैं, बातचीत भी की है, नाम या काम, कितना परसेंटेज दोनों को जनता देती है? बिल्कुल, ये दोनों बातें हैं, दोनों एग्जिस्ट करते, मतलब अस्तित्व में है। लेकिन पर्टिकुलर दिव्यांश जी, मैं राजनांदगांव के ऊपर बात करना चाहूंगा, आप इजाजत दें तो। जी जी बोलिए ना। राजनांदगांव में कांग्रेस वहां पर मुदलियार गुट में, स्वर्गीय ठाकुर दरबारा सिंह जी के अनुयायियों के गुट में और पूर्व मेयर मैडम देशमुख के गुट में बटी हुई नजर आई। और कांग्रेस वहां पर काफी गुटों के कारण बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और डॉक्टर रमन सिंह जी का साख और इकबाल उनके राजनीतिक, ठीक है अजय चंद्राकर जी, मैं लौटती हूं आपके पास। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, मेरा आपसे अब सवाल है, एक बड़ा गंभीर सवाल है, दिल से जवाब दीजिएगा। देखिए, अब कहने के लिए तो मैं भी कुछ भी कह लूं, आप भी कुछ भी कह लें। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कांग्रेस एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है, चर्चा तो और भी कई सारी हो रही है। इन चर्चाओं के बीच नगर निगमों का रिजल्ट क्या इंपैक्ट कांग्रेस पर डालेगा? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व अगर कुछ बड़े फैसले लेता है तो बड़े दृष्टिकोण से लेता है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है। पंजाब का उनको प्रभार दिया गया है और अभी नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं, देखिए, नगर निगम, नगरीय निकाय के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व कुछ अगर बड़े फैसले लेता है तो बहुत सारे दृष्टिकोण को रख करके लेता है। और इस बार आप देखिए, नगर निगम हम पुनः जीत रहे हैं। अच्छा रवि जी, हल्के फुल्के अंदाज में बात बोलूंगा, हल्के फुल्के अंदाज में बात बोलूंगा, में हम लड़े हैं। सुनिए ना रवि जी, एक हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं कि जब क्षेत्रीय स्तर पर जीत होती है तो जिसकी सरकार होती है वो यही कहता है कि देखिए हमने राज्य स्तर पर ये काम किए, जनता हमारे साथ है। इसलिए ये कहना मुनासिब भी नहीं होगा कि सारे मुद्दे अलग अलग होते हैं, नाम और काम और इतिहास और वर्तमान सब मिले जुले होते हैं। अब अपनी बात कहिए आप।
देखिए, चुनाव जो होता है वो मैनेजमेंट का खेल होता है, जिसमें काम करने के भी नंबर होते हैं, कहीं ना काम की का बात भी आपने। नंबर होता है, और आप किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, हर चीज का नंबर होता है। 100 नंबर के पेपर में किसी के 10 नंबर होते हैं, किसी के 25 नंबर होते हैं, किसी के 40 नंबर होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं। एक नाम का भी प्रभाव पड़ता है, चेहरे का, फिर दूसरा उसका पास्ट हिस्ट्री का प्रभाव पड़ता है, तीसरा पार्टी किस तरह से उस क्षेत्र में काम करी है उसका प्रभाव पड़ता है, चौथा जातिगत समीकरण क्या बैठ रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। चुनाव किसी एक सिंगल पैरामीटर पे डिसाइड नहीं होता। तो आप सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरे हैं, नहीं बनेगा। आपने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए अब आपके इस प्रश्न पे भी आ जाता हूं मैं। हमने हर चीज को ध्यान में रख करके प्रत्याशी चयन किया है, और प्रत्याशी चयन करने के बाद जो संगठन की जवाबदारी होती है, जो संगठन का काम होता है, उसको हमने किया है। जल्दी जल्दी थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं साहब, आपका रिएक्शन। जगह के प्रभारी नियुक्त करके मुस्कुरा रहे थे आप जब रवि जी बोल रहे थे। कांग्रेस के मैनेजमेंट पर भी और अपनी रणनीति पर। ऐसा सारी किताबें झूठी, सारे अदब झूठे हैं। एक झूठे को ये लगता है कि सब झूठे हैं, वही स्थिति है। ऐसा है, आपने ग्राउंड लेवल में अगर काम किया होगा तो बिल्कुल जनता आपको सारा आंखों पर उठाएगी। हमने काम किया है, हम बोलते हैं और डंकी, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ बनाया और हम ही जो है इसको सवारेंगे। हमारे विष्णुदेव जी साय का जो नारा है, हम उस ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाए हैं, और इसी कारण से जनता पिछली, अगर ये विगत 5 वर्षों की बात करें, देखिए 10 वर्षों में भले ये शहरी चुनाव में ये जीतते रहे, लेकिन विगत जो 5 वर्षों का अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष प्रणाली को बदल के जानबूझ के भूपेश बघेल जी ने उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली में डाला, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं हो सकता था। उसके बावजूद भी इन्होंने अजय चंद्राकर जी करके जो तौकीर रजा जी कह रहे हैं, मैं ये समझ पाई कि जो माहौल है विधानसभा चुनाव का वो अभी भी बना हुआ है, उसी आधार पर ही अब वोटिंग हुई होगी। अजय चंद्राकर जी देखिए निश्चित रूप से, देखिए चाहे लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र रही, उनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो रहता है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में निरंतर संपर्क प्रत्याशियों का जनता के साथ रहता है। उनका अदब क्या है, उनका तासीर क्या है, वो जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कितने उपलब्ध रहते हैं, उनके सुख दुख में किस ढंग से शामिल होते हैं, क्या उनके मित्र हैं, क्या उनके सहपाठी हैं, क्या एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोग रहे, एक ही जाति के हैं या पढ़े लिखे हैं या सौम्य हैं, बहुत सारे आयाम काम करते हैं। लेकिन अंत में बात आती संसाधन का, जो प्रैक्टिकल राजनीति है, यथार्थ की राजनीति है, और संसाधन जब 48 घंटा चुनाव वोटिंग में बचा रहता है, मतदान में बचा रहता है, वो सबसे की साबित होता है। दिव्यांग ठीक है अजय चंद्राकर जी, अब से 10 मिनट बाकी है, उसके बाद डाक पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम खुल जाएगा 9:30 बजे। उसके बाद भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि तब साफ होगा कि जनता ने किस मुद्दे पर आखिर वोट किया है और कौन सी पार्टी को क्यों चुना है। इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। पल पल का अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बस।